11 जून से झारखंड महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र जांच शुरू। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दूसरे चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ये जांच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में 11 जून को होगी। आयोग ने 121 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को किसी कारण 11 जून को पहुंचने में परेशानी हो, वे 14 जून को अपने दस्तावेजों की जांच करा सकते हैं। ये अंतिम मौका होगा। इसके बाद दस्तावेज जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ परीक्षा में दिया गया एडमिट कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और वे सभी दस्तावेज जरूर लाएं जो आवेदन के समय जमा किए थे। जेपीएससी 11वीं सिविल सेवा इंटरव्यू के लिए कागजात सत्यापन कल से शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के कागजातों का सत्यापन 9 जून से 22 जून तक किया जाएगा। दस्तावेज जांच का कार्य हर दिन सुबह 10 बजे से आयोग कार्यालय में होगा। 10 जून से इंटरव्यू, कुल 864 अभ्यर्थी शामिल। वहीं इंटरव्यू की प्रक्रिया 10 जून से 23 जून तक चलेगी। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस चरण में कुल 864 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिन्हें 342 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में आना है। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लें। इसमें दस्तावेज सत्यापन की तारीख, इंटरव्यू की तारीख और मेडिकल जांच की तारीख दी गई है। बता दें कि जेपीएससी 11वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया 27 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 22 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। इसमें 7011 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून 2024 तक चली और इसका परिणाम 20 मई 2025 को घोषित किया गया। अब इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाएगा। आयोग ने उम्मीदवारों से समय पर सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। जमशेदपुर में टाटा स्टील कर्मचारी से दबंगई करती पुलिस। जमशेदपुर शहर की ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का एक जवान हेलमेट चेकिंग के दौरान बाइक सवार व्यक्ति से बदसलूकी करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान बाइक सवार व्यक्ति के हाथ से उसकी चाबी जबरन छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वह चाबी नहीं छीन पाता है। इसके बाद वह उसका हेलमेट छीन लेता है। जमशेदपुर में यह पहली बार नहीं हुआ है जहां आम लोगों और पुलिस के बीच चेकिंग को लेकर ऐसी घटनाएं हुई हों। इससे पहले भी कई बार जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी है। पुलिसकर्मी का यह व्यवहार न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि आम लोगों के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति जमशेदपुर के न्यू बारिडी का रहने वाला है। वह टाटा स्टील का कर्मचारी है। यह घटना सिद्धघोड़ा थाना क्षेत्र के 28 नंबर रोड की बताई जा रही है। युवक का नाम प्रदीप पीयू है। प्रदीप अपनी पत्नी को विद्यापति नगर डॉक्टर के पास लेकर गया था। वहां से लौटते समय उसे सिद्धघोड़ा के 28 नंबर रोड के पास हेलमेट चेकिंग में पुलिस द्वारा रोका गया। ट्रैफिक पुलिस के कर्मी इसके बाद उससे जबरन चाबी छीनने का प्रयास करते हैं। चाबी नहीं छीन पाने पर वह व्यक्ति का हेलमेट छीन लेते हैं। जमशेदपुर में यह पहली बार नहीं हुआ है जहां आम लोगों और पुलिस के बीच चेकिंग को लेकर ऐसी घटनाएं हुई हों। इससे पहले भी कई बार जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी है। पुलिसकर्मी का यह व्यवहार न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि आम लोगों के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति जमशेदपुर के न्यू बारिडी का रहने वाला है। वह टाटा स्टील का कर्मचारी है। ये घटना सिद्धघोड़ा थाना क्षेत्र के 28 नंबर रोड की बताई जा रही है। युवक का नाम प्रदीप पीयू है। प्रदीप अपनी पत्नी को विद्यापति नगर डॉक्टर के पास लेकर गया था। वहां से लौटते समय उसे सिद्धघोड़ा के 28 नंबर रोड के पास हेलमेट चेकिंग में पुलिस द्वारा रोका गया। ट्रैफिक पुलिस के कर्मी इसके बाद उससे जबरन चाबी छीनने का प्रयास करते हैं। चाबी नहीं
नहीं छीन पाने पर वह व्यक्ति का हेलमेट छीन लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जमशेदपुर ट्रैफिक डीएसपी नीरज से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनकी जानकारी में है। इसे लेकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन ऑपरेटर की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। लाइनमैन ऑपरेटर उदय कुमार पोल पर काम करते वक्त करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। परिजन और ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड की जहां डामहाबागी सब स्टेशन में काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। लाइनमैन ऑपरेटर उदय कुमार टंडवा लाइन को जोड़ने का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक बिजली की सप्लाई चालू हो गई। पोल पर काम कर रहे उदय कुमार को तेज करंट लगा और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने गुस्से में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइन मेंटेनेंस के दौरान बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई थी, जो सीधे तौर पर विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। इस हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन ने बताया कि हमें न्याय चाहिए, हमारे परिवार का सहारा चला गया। विभाग की लापरवाही से हमारी जिंदगी उजड़ गई। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले स्थायी रजिस्ट्रार, जेपीएससी ने नियुक्तियों पर लगाई मुहर। झारखंड राज्य के 7 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अब स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने लंबे समय से रिक्त चल रहे इन पदों पर नियुक्ति के लिए 7 योग्य अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। यह प्रक्रिया राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपीएससी ने वर्ष 2023 में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रक्रिया के तहत कुल 23 आवेदकों को शैक्षणिक और सेवा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 18 उम्मीदवारों ने 29 मई 2025 को आयोजित इंटरव्यू में भाग लिया। साक्षात्कार के उपरांत आयोग ने 7 अभ्यर्थियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। जेपीएससी द्वारा की गई ये नियुक्तियां राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने जानकारी देते हुए कहा कि रजिस्ट्रारों का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। हालांकि विश्वविद्यालय के सिंडिकेट समिति की अनुशंसा पर आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। वाहन मालिक सावधान, घर में खड़ी कार है, कट रहा स्कूटी का चालान। ट्रैफिक एसपी ने कहा, पुलिस को तुरंत दें सूचना। राजधानी रांची में ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के पत्ते पर सीधे चालान पहुंच रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है, जिसके पास कार है लेकिन उनका चालान स्कूटी का कटा है। रांची के कुछ वाहन मालिक हैरत में हैं। वो चलाते कार हैं लेकिन चालान स्कूटी का कट रहा है। हैरानी की बात है कि नंबर उनके कार का ही है। अधिकांश वैसे लोगों का चालान कट कर आया है जिनके 4 पहिया वाहन ज्यादातर गैरेज में पार्क रहते हैं। कुछ लोग कार के नंबरों का इस्तेमाल अपनी स्कूटी और बाइक में कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक चालान से बचा जा सके। ऐसे लोग बाइक चोर गिरोह के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधान हो जाएं। जानकारी के अनुसार राजधानी चोरी के 2 पहिया वाहनों पर भी कार का नंबर लगाकर स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमेटिक चालान की वजह से इस बात का खुलासा हो रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वैसे वाहनों की तलाश में जुट गई है जो नंबर प्लेट बदलकर चोरी के वाहनों का इस्तेमाल राजधानी में कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना में गड़बड़ी, लाभुकों के बजाय महिला पर्यवेक्षिका ने पति व सास के खाते में मंगवाए पैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशि जिम्मेदार पदाधिकारियों की मिलीभगत से उनके परिजनों के खातों में भेज दी गई।
महिला पर्यवेक्षिका मुनु पंडा ने योजना की राशि अपने पति और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवा ली। मामला सामने आने के बाद बरहेट के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और संबंधित राशि की वसूली भी करवाई गई। इस मामले में महिला पर्यवेक्षिका मुनु पंडा के साथ साथ बीडीओ सोमनाथ बनर्जी पर भी आरोप तय किए गए। दिसंबर 2024 में साहिबगंज के उपायुक्त ने इस संबंध में सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब की समीक्षा के पश्चात उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। जांच में यह सामने आया कि मुनु पंडा ने लाभुकों के खाता नंबरों को बदलकर अपने हस्ताक्षर से उन्हें सत्यापित कर दिया था, जिससे किसी को संदेह नहीं हुआ। इसी वजह से वो अपने पति और सास के खातों में योजना की राशि भेजने में सफल रहीं। बताया गया कि मुनु पंडा ने 3,500 आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया था और उन पर हस्ताक्षर भी किए थे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए बीडीओ ने इन आवेदनों की अनुशंसा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भेज दी थी। ईसीएल के तत्कालीन चीफ मैनेजर पर लगे आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोप की सीबीआई करेगी जांच। गोड्डा स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल एरिया के तत्कालीन चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव के खिलाफ सीबीआई ने अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 1 जनवरी 2019 से 22 मई 2025 की अवधि के बीच परमेश्वर यादव पर अपनी वैध आय के ज्ञात स्रोतों से 54 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई को जानकारी मिली कि 1 जनवरी 2019 से 22 मई 2025 की अवधि के दौरान सभी ज्ञात स्रोतों से 1,57,00,000 रुपए का आय परमेश्वर यादव को हुआ। उन्होंने इस अवधि में 1,21,00,000 रुपए खर्च किए। जांच में सीबीआई को पता चला कि इस अवधि में इस खर्च के अलावा उन्होंने 90,33,643 रुपए की चल अचल संपत्ति या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की है। इस तरह अपनी आय से उन्होंने 54,57,000 रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने अर्जित संपत्ति के संबंध में संतोषजनक हिसाब नहीं दिया है। क्रिकेट खेलने के दौरान सांसद मनीष जायसवाल हुए चोटिल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया नोजल पैकिंग। हजारीबाग जिले में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। करीब 3 घंटे तक अस्पताल में उनका इलाज चला। दरअसल रविवार को सांसद मनीष जायसवाल कटकमदाग थाना क्षेत्र के पसाही क्रिकेट मैदान में आनंद क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। युवाओं को क्रिकेट खेलता देख सांसद भी उनके साथ क्रिकेट खेलने मैदान में उतर गए। इसी बीच बल्लेबाजी करने के दौरान एक गेंद उनकी नाक पर लग गई। चोट काफी गंभीर थी, नाक से खून बहने लगा। अधिक खून बहने के कारण उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अभिषेक कुमार ने नोजल पैकिंग की और प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया, जिसके बाद उनके नाक से खून बहना बंद हो गया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वे स्वस्थ हैं और किसी काम से रामगढ़ जा रहे हैं। चोट लगती रहती है, लेकिन काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। वहीं डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि सांसद मनीष जायसवाल क्रिकेट खेलते समय चोटिल हो गए थे। उनकी नाक से खून बह रहा था। उन्होंने दर्द की शिकायत की थी, उन्हें दवा दी गई है, कोई खतरा नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग हुई तेज, समन्वय समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वावधान में शनिवार को राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सरकार से मांग की कि अनुसूचित जातियों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। प्रेस वार्ता में समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानता से जूझ रहा है।
इसके समाधान के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र आयोग का गठन जरूरी है, ताकि समुदाय की समस्याओं की निगरानी और नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सके। समिति के सदस्य संतोष रजक ने कहा कि हम अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमटकर रह गई हैं। शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समुदाय को अब भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला यात्रियों को गार्ड करेंगे जवान, ऑटो में अश्लील गाना बजाने पर भी होगी कार्रवाई। राजधानी रांची में ऑटो चालक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को लेकर काफी गंभीर हो गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ऑटो चालकों को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, ताकि ऑटो से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। रांची के रातू इलाके में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के बाद रांची में ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई है। ट्रैफिक एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि हर ऑटो में चालक का नाम, मोबाइल नंबर और वाहन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही महिला ऑटो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो में जीपीएस लगाने की योजना और चालक सत्यापन के प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि हमारा फोकस इस बात पर है कि महिलाएं ऑटो में सुरक्षित महसूस करें। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि रात में ऑटो से सफर करने वाली महिलाओं के लिए भी प्लान एक्टिव की गई है। इसके तहत बाइक पर सवार ट्रैफिक पुलिस के जवान एयरपोर्ट के साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के बाहर गश्त करेंगे। ट्रैफिक के जवान शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक बाइक पर गश्त करेंगे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान कैब के साथ ही ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाली महिलाओं पर नजर रखेंगे। छत्तीसगढ़ की डांसर की पलामू में इंजेक्शन लगते ही मौत, प्रोग्राम से ठीक पहले बिगड़ी तबीयत। छत्तीसगढ़ की एक डांसर की पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक डांसर प्रिया कुमारी छत्तीसगढ़ के लखनपुर के नावापारा की रहने वाली थी। प्रिया के साथियों के अनुसार प्रिया कुमारी शनिवार की रात अपने साथियों के साथ खुले में शौच करने गई थी। शौच के बाद प्रिया वापस लौटी और कार्यक्रम प्रस्तुत करने की तैयारी करने लग गई। इसी बीच उसने बताया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। डांसर के साथियों ने उसके सिर पर तेल से मालिश की, लेकिन दर्द और बढ़ता गया। प्रिया को उल्टी भी होने लगी, जिसके बाद साथियों ने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक के बेटे ने प्रिया को 2 इंजेक्शन लगाए, लेकिन हालत और बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर प्रिया को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद प्रिया की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। देवघर श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम। 2 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की कही बात। श्रावणी मेला 2025 को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी प्रतिदिन अपने अपने विभाग का जायजा ले रहे हैं और खामियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे भी तैयारियों में जुटा हुआ है। श्रावणी मेले में प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु ट्रेनों के माध्यम से देवघर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा श्रावणी मेला 2025 को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की तैयारी का जायजा लेने के लिए आसनसोल डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद प्रसाद देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन, देवघर रेलवे स्टेशन और जसीडीह रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और रेलवे के पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर देवघर स्टेशन और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है।
डीआरएम ने कहा कि देवघर जिले का सबसे पुराना स्टेशन बैद्यनाथ धाम है। यह उस वक्त से चालू है जब स्टीम इंजन ट्रेनों का परिचालन होता था और सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए रेलवे विभाग की तरफ से बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रांची में फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले युवक की हुई पहचान, बाइक बरामद। कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करने वाले युवक की पहचान पुलिस ने कर ली गई है। खुद को हंटर बताने वाला युवक पुलिस के भय से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। दरअसल कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर बाइक बरामद कर लिया है, लेकिन युवक फरार होने में कामयाब रहा। बाइक को जब्त कर सदर थाने में रखा गया है। जानकारी के अनुसार बाइक चलाने वाले का नाम हंटर उर्फ राइडर उर्फ कासिफ है। कासिफ ने बाइक को दूसरे के घर में छिपा कर रखा था। कई तरह के विवाद और हंगामा के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी सप्ताह सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को जाम से राहत तो मिली, लेकिन रात के समय फ्लाईओवर पर स्टंटबाज युवकों ने अपना बसेरा बना लिया। हैरत अंगेज स्टंट करके खुलेआम युवक कानून का मजाक बना रहे थे। यही नहीं, स्टंट करने वालों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्टंट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन यहीं पर स्टंटबाज गलती कर गए। मामले को लेकर झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बरुआ ने तुरंत ट्रैफिक एसपी रांची को निर्देश दिया कि स्टंट करने वाले युवकों को चिन्हित कर इन्हें परिवहन का नियम बताएं और अभिलंब कार्रवाई करें। लातेहार में अनियंत्रित वाहन ने ननद भाभी को कुचला, मौके पर दोनों की मौत। अनियंत्रित पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा लातेहार के नेतरहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आराहंस गांव में हुआ। मृतक महिलाओं की पहचान आराहंस गांव निवासी पुष्पा एक्का और सुषमा एक्का के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक महिलाएं आपस में ननद और भाभी थीं। हादसे के बाद घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने नेतरहाट महुआडांड सड़क को जाम कर दिया। आराहंस गांव निवासी पुष्पा एक्का और सुषमा एक साथ साप्ताहिक बाजार जाने के लिए घर से निकली थीं। दोनों महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान नेतरहाट की ओर से एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी दोनों महिलाओं को कुचल डाला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम, वॉशरूम तक को मोहताज। राजधानी की सड़कों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोजाना 12-12 घंटे तक ड्यूटी करने वाली ट्रैफिक पुलिस खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। खासकर महिला पुलिसकर्मी जो देर तक ड्यूटी करती हैं, इनके लिए न शौचालय की व्यवस्था है, न पीने का पानी, न ही बैठने की कोई उचित व्यवस्था। मजबूरी में उन्हें होटल, पेट्रोल पंप और दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। यहां तैनात 5 होमगार्ड, 2 एसआई और 3 महिला पुलिसकर्मी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे हैं। पुरुष पुलिसकर्मी अस्थायी रूप से प्लास्टिक से बने वॉशरूम का उपयोग कर रहे हैं, जबकि महिला पुलिसकर्मियों को नजदीकी संत मरिया महागिरजा घर के शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। रांची में 3 महीने में 982 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वालों पर। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। जनवरी से मार्च 2025 के बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कुल 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। सबसे ज्यादा पकड़ उन्हीं लोगों की हुई है जो बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे या शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। जनवरी महीने में ही 473 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। इनमें 185 लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, 73 लोग बिना हेलमेट थे और कुछ लोग बिना परमिट गाड़ी लेकर निकल पड़े थे। फरवरी में 243 लोगों का लाइसेंस गया। इसमें 203 लोग शराब और रैश ड्राइविंग में पकड़े गए, जबकि कुछ सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाए थे। मार्च में 266 लाइसेंस निलंबित हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अकेले मार्च में ही 334 लोग शराब या खतरनाक ड्राइविंग में पकड़े गए। हेलमेट न पहनने पर 26 लोगों का लाइसेंस गया। अगर 3 महीने के आंकड़े जोड़ें तो 722 लोगों ने शराब पीकर या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। 117 बिना हेलमेट के थे, 52 ने बिना परमिट गाड़ी चलाई और 31 ने सीट बेल्ट नहीं लगाई। अब सिर्फ चालान ही नहीं कट रहा, सीधा लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। डीटीओ का कहना है कि अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
टाटा स्टील के सीनियर अकाउंटेंट के घर से 15 लाख के गहने ले उड़ा ठग। पहले भी अधिकारियों को बना चुका है शिकार। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इन दिनों ठगी करने वाला एक शातिर बदमाश अपना निशाना बना रहा है। इसे लेकर टाटा स्टील के ऑफिशियल ग्रुप तक में कंपनी की ओर से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सावधान रहने का अलर्ट मैसेज भी जारी हुआ है। 10 दिन पहले से यह अलर्ट मैसेज टाटा स्टील के विभिन्न ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी के परिवार वाले ठगों के झांसे में आ जा रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठ रहे हैं। ताजा मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदमा सेनारी लिंक रोड स्थित प्रोफेशनल फ्लैट के ए ब्लॉक निवासी टाटा स्टील के अकाउंट विभाग में कार्यरत सीनियर अकाउंटेंट प्रशांत दीड़ा के साथ घटी है। शातिर ने विजिलेंस टीम का छापा प्रशांत दीड़ा के ऑफिस में पड़ने और उसकी गिरफ्तारी की झूठी खबर उसके परिवार वालों को सुनाई। खुद को प्रशांत का दोस्त बताते हुए पत्नी और बच्चों को अपना शिकार बनाया है और तकरीबन 15 लाख के गहनों और सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले उड़ा है। टाटा स्टील के सीनियर अकाउंटेंट के घर से 15 लाख के गहने ले उड़ा ठग। पहले भी अधिकारियों को बना चुका है शिकार। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इन दिनों ठगी करने वाला एक शातिर बदमाश अपना निशाना बना रहा है। इसे लेकर टाटा स्टील के ऑफिशियल ग्रुप तक में कंपनी की ओर से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सावधान रहने का अलर्ट मैसेज भी जारी हुआ है। 10 दिन पहले से ये अलर्ट मैसेज टाटा स्टील के विभिन्न ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी के परिवार वाले ठगों के झांसे में आ जा रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठ रहे हैं। ताजा मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदमा सेनारी लिंक रोड स्थित प्रोफेशनल फ्लैट के ए ब्लॉक निवासी टाटा स्टील के अकाउंट विभाग में कार्यरत सीनियर अकाउंटेंट प्रशांत दीड़ा के साथ घटी है। शातिर ने विजिलेंस टीम का छापा प्रशांत दीड़ा के ऑफिस में पड़ने और उसकी गिरफ्तारी की झूठी खबर उसके परिवार वालों को सुनाई। खुद को प्रशांत का दोस्त बताते हुए पत्नी और बच्चों को अपना शिकार बनाया है और तकरीबन 15 लाख के गहनों और आईएएस विनय चौबे पर दर्ज होगा नया केस, आय से अधिक संपत्ति जांचने का आदेश। झारखंड सरकार में पूर्व उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे की मुश्किलें और बढ़ेंगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार विनय कुमार चौबे के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग ने शुक्रवार को एसीबी को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर संपत्ति के साथ साथ पद के दुरुपयोग की विस्तृत जांच की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग ने शुक्रवार को एसीबी को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। शराब घोटाले में विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंत्रिमंडल, निगरानी विभाग से पत्राचार किया था। शुक्रवार की देर शाम राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश एसीबी को सौंप दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।